नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल टारगेट क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इसमें हम लोग बालक की अवस्थाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था क्या होती है, यह कब से कब तक रहती है, इसको और भी किस नाम से जाना जाता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, और जो बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं उन कथन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको DLS फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित इसी तरह की वीडियोज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। साथियों, हम लोगों ने साइंस में जो पहला चैप्टर था सजीव वस्तुएं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 या 4 टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर हमारे यूट्यूब चैनल पर बना दी गई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस प्लेलिस्ट में जाइए और वो साइंस की वीडियो देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। ये हमारी क्लास 2 है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की। तो इसमें साथियों हमने बताया था जो शैशवावस्था होती है, जिसे खिलौने की अवस्था के नाम से भी जानते थे। और शैशवावस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उसमें जो शारीरिक और मानसिक विकास था वो बहुत तीव्र गति से होता है और उसे खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से लेके 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, बाल्यावस्था की 2 स्टेज होती हैं। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था जो 6 से 9 वर्ष तक रहती है, और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था जो रहती है 10 से 12 वर्ष तक। साथियों, बाल्यावस्था में ही नेता बनने की सक्रियता आती है, इसलिए इस एज को गैंग एज के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। गैंग एज के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है? तो गैंग एज के नाम से बाल्यावस्था को जाना जाता है, क्योंकि नेता बनने की जो सक्रियता है इसी उम्र में आती है। तो आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाल्यावस्था के उपनाम। जैसे हमने शैशवावस्था के उपनाम पढ़े थे, ऐसे ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे बाल्यावस्था के उपनाम। तो इसमें जो पहला उपनाम है वो है आरंभिक विद्यालय की आयु। तो आरंभिक विद्यालय की आयु इस अवस्था को क्यों कहा गया है? क्योंकि शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बालक इसी आयु में ही स्कूल जाता है और अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये जो शिक्षा आरंभ करने के लिए आयु होती है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इसे आरंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है समूह या टोली की अवस्था। तो इसे समूह या टोली की अवस्था क्यों कहते हैं? तो इस काल में सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बालक बालिकाओं में प्रबल दिखाई देती है। वे अपना अपना अलग समूह बनाते हैं, इसलिए इस अवस्था को समूह की अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में बालक समूह में रहना पसंद करता है, समूह बनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस अवस्था को समूह या टोली की अवस्था कहा गया है। इसके बाद है हमारा स्फूर्ति की अवस्था या स्फूर्ति की आयु। तो स्फूर्ति की आयु में लिखा गया है क्योंकि इस समय बालक में स्फूर्ति अधिक दिखाई देती है, इसलिए इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा गया है। तो इसमें किसी भी काम को करने में स्फूर्ति बहुत अधिक दिखाई देती है, इसलिए इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा गया है। फोर्थ पॉइंट है गंदी अवस्था। तो गंदी अवस्था बाल्यावस्था को कहा गया है। वो ऐसा इसलिए कहा गया कि इस अवस्था में बालक खेलकूद तथा भाग दौड़ में लगा रहने के कारण गंदा और लापरवाही दिखाई देता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा गया है। क्योंकि इस अवस्था में बालक खेलता ज़्यादा है तो उसके कपड़े भी ज़्यादा गंदे होते हैं और हमेशा वो गंदा ही दिखता रहता है, तो इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा गया है। इसके बाद हमारा फिफ्थ है मूर्त चिंतन की अवस्था। तो बाल्यावस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। मूर्त चिंतन
मतलब प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में चिंतन है। जैसे मतलब मूर्त में होता है दिखना और अमूर्त में होता है नहीं दिखना। तो मूर्त चिंतन की अवस्था में हम कह सकते हैं कि मूर्त चिंतन प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में चिंतन है, जो वस्तु दिख रही हो। अर्थात जब कोई वस्तु सामने सामने उपस्थित हो तो उसको देखकर या छूकर उसके बारे में बताया जाए, तो इस प्रकार के चिंतन को मूर्त चिंतन कहते हैं। आप सरल शब्दों में समझिए कि मूर्त में होता है दिखना। जो किशोरावस्था में है वो बच्चा अमूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है, किशोरावस्था, क्योंकि बच्चा उसमें अमूर्त चिंतन करता है। मतलब मतलब किसी चीज़ को देख कर नहीं, वो अपने मन में उसका चिंतन करता है। लेकिन इस जो बाल्यावस्था में होता है वो होता है मूर्त चिंतन। इसमें बालक देख कर ही उस चीज़ के बारे में चिंतन करता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है तार्किक चिंतन की अवस्था। तो तार्किक चिंतन की अवस्था है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है जीवन का अनोखा काल। तो इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है, और वो इसलिए कहा गया है, आप इधर ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। तो सीखने का अनोखा काल आपका शैशवावस्था को कहा गया है, और दूसरा है जीवन का अनोखा काल। तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में, आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है, और सीखने का अनोखा काल तो वो कहा गया है आपकी शैशवावस्था को। ठीक है, तो इसमें इसे क्यों कहा गया है जीवन का अनोखा काल, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर नए नए परिवर्तन होते हैं तथा इस अवस्था को जटिल अवस्था भी माना जाता है, इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहा गया है। क्योंकि इस जो ये अवस्था है इसमें बालक में बहुत सारे नए नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इस अवस्था को जटिल अवस्था भी कहा जाता है, तो इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा गया। इसके बाद जो हमारा 8 है, इसे बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और खेल की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे खेलना, बहुत सी चीज़ों को खेलना पसंद करते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ खेलता है, तो इसे खेल की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा यहाँ से है, वो भी था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूछ लिया जाता है कि स्फूर्ति की अवस्था के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है, तो बाल्यावस्था को जाना जाता है। आरंभिक विद्यालय की आयु के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है, बाल्यावस्था को जाना जाता है। तो आपको वो उपनाम भी याद करने होंगे। इसके बाद ये महत्वपूर्ण कथन है, जैसे कोलब्रुस के अनुसार, कोलब्रुस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ठीक है, बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। यह अवस्था व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्व होती है, अतः इस अवस्था को निर्माण काल भी कहा गया है। इसके बाद किलपैट्रिक ने क्या कहा है, तो किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल माना है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल माना है। इसके बाद रॉस के अनुसार देख लेते हैं, तो रॉस ने कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्यावस्था का काल कहा गया है। यह वैचारिक क्रिया अवस्था है, इसमें बालक अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करता है, प्रतिक्रिया पर विचार करता रहता है। इसके बाद जो हमारा है वो है कुप्पू स्वामी के अनुसार। तो कुप्पू स्वामी ने कहा है कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रैक के अनुसार। तो स्ट्रैक के अनुसार है शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। तो ये इनका बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इन्होंने क्या कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। तो ये किसने कहा है, ये स्ट्रैक ने कहा है। इसके बाद हम लोग बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, जो शैशवावस्था थी हमारी, उसमें शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता था, लेकिन बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास स्थिर हो जाता है। इधर आप ध्यान देने वाली बात आपकी यही है कि जो शैशवावस्था थी उसमें जो शारीरिक और मानसिक विकास होता था तीव्र गति से होता था, बच्चे का 90% विकास उसी अवस्था में हो जाता था। लेकिन ये जो बाल्यावस्था है इसमें आते आते बाल्यावस्था तक शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चे को इस काल में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बच्चे को ऐसा लगता है जैसे उसका मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। मानसिक योग्यता में वृद्धि से क्या मतलब है कि इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती हैं। वह मूर्त तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन कर लेता है, समझने, स्मरण करने, तर्क
करने आदि की योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है, लेकिन शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति से क्या मतलब कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती थी। इसमें देखिए जो जो बाल्यावस्था थी उसमें भी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती थी, लेकिन इसमें जो है वो है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। ठीक है। उसमें ओनली थी जिज्ञासा प्रवृत्ति, लेकिन इसमें है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। इधर बालक के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, कब क्यों कैसे कहाँ ऐसे क्या मतलब क्या हुआ है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क आ जाते हैं, लेकिन हाँ जहाँ आप शैशवावस्था पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ क्या तक सीमित था, लेकिन यहाँ कब क्यों कैसे ये सब क्वेश्चंस मार्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या है, वहाँ पर थी जिज्ञासा प्रवृत्ति अकेली, लेकिन इधर है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। इसको ध्यान देंगे। ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसमें लिखा है कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछता है। शैशवावस्था में उनके प्रश्नों की प्रकृति क्या तक सीमित रहती थी, इधर लिखा भी है, परंतु बाल्यावस्था में हुआ है क्यों और कैसे भी जानना चाहता है कौन, बालक। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है संग्रह करने की प्रवृत्ति। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति से क्या मतलब है कि संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है। बालक विशेष रूप से संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में ज़्यादा रहती है। इसमें लिखा भी है कि संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, गोलियाँ, खिलौने, मशीनों के कलपुर्जे और पत्थर के टुकड़े और बालिकाएं क्या करती हैं, विशेष रूप से खिलौने, गुड़ियाँ, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रह करती देखी जाती हैं। तो इसमें क्या है, संग्रह करने की भी बच्चों में जो प्रवृत्ति होती है बहुत होती है। इसलिए इस अवस्था में बालक अपने वस्तुओं को पहचानने लगता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अपनी वस्तुओं को पहचानने लगता है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ है वो है वास्तविक जगत से संबंध। तो बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो वास्तविक जगत से भी संबंध किस अवस्था में बनाने लगता है बालक, तो बाल्यावस्था में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। तो इसमें लिखा है बालक में रचनात्मक कार्यों में रुचि की बहुलता होती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष अनुभव करते हैं। लड़का लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार विविध कार्यों को करने में रुचि दिखाई देते हैं, जैसे दफ्ती से गुलदस्ता या मकान, मिट्टी से खिलौने बनाना, रंगीन कागज तथा कपड़े से फूल, और लड़की की कोई वस्तु बनाना आदि। ठीक है। इसके लकड़ी लिखा होगा वो, सॉरी मिस्टेक है, तो लकड़ी की कोई वस्तु बनाना आदि। इसमें हम कह सकते हैं कि इस उम्र में लड़के खिलौने जोड़ने लगते हैं, लड़कियां गुड़ियां बनाना स्टार्ट कर देती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है संवेगों पर नियंत्रण। तो इसमें लिखा गया है कि बाल्यावस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है। बालक भय और क्रोध को नियंत्रण करना सीख लेता है। वह अपने माता पिता व अध्यापकों के सामने भी अपनी भावनाएं प्रकट करने में संकोच करते हैं। साथ ही भी यह भी सीख लेते हैं कि किसके सामने कौन सी भावना को व्यक्त करना लाभकारी हो सकता है। अगर सिंपल शब्दों में बात करी जाए संवेगों पर नियंत्रण का मतलब क्या है, तो बाल्यावस्था में बच्चे उचित और अनुचित में अंतर करने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट और सोशल क्वालिटीज। तो इसमें लिखा है बालक विद्यालय के विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उनमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैसे कौन कौन से सामाजिक गुण हैं भी, तो जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता आदि, ये भावना का जो है वो विकास होने लगता है। इसके बाद जो हमारा 9th है वो है सामूहिक भावनाओं का विकास होने लगता है। इसके बाद बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। तो जो हमारा 9th पॉइंट है सामूहिक भावनाओं का विकास, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों के विकसित होने पर सामाजिक भावना पनपने लगती है और बच्चा सामूहिक खेलों में रुचि
लेने लगते हैं। तो ये सामूहिक भावनाओं का विकास है। इसका 10th है हमारा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तो इसका मतलब क्या है कि इस अवस्था में बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रतिस्पर्धा की भावना। तो प्रतिस्पर्धा की भावना से क्या मतलब है कि बाल्यावस्था में बच्चे अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना एक तरीक़ा से उनके अंदर आ जाती है। ठीक है। तो ये हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। साथियों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस है कि बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से ज़्यादा होती है। ठीक है। इसको आप कहीं पर नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो बाल्यावस्था है उसमें जो लड़कियों की लंबाई वो लड़कों से ज़्यादा होती है, लेकिन किशोरावस्था में लड़कों की जो लंबाई है वो लड़कियों से आगे हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो 3 पॉइंट हैं उसको भी आप नोट कर लीजिए कि शैशवावस्था में बालक को वर्तमान का भय होता है, जबकि बाल्यावस्था में असफलता का भय होता है, और किशोरावस्था में भविष्य का भय होता है। अपने भविष्य को लेकर किशोरावस्था में बालक को अपने भविष्य का भय होता है, लेकिन बाल्यावस्था में असफलता का भय होता है, और शैशवावस्था में वर्तमान का भय होता है। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। तो साथियों, ये हमारी क्लास थी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जिसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बालक की अवस्थाएं। हम लोगों ने आज की वीडियो में बाल्यावस्था के बारे में समझा, बाल्यावस्था के उपनाम क्या हैं, बाल्यावस्था के जो कथन मनोविज्ञान के द्वारा दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट कथन के बारे में डिस्कस किया। साथ ही बाल्यावस्था की जो विशेषता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएं तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर हम आपको डेली नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था, जिसे आंधी या तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ये कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा है। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अवस्था है, हमेशा पेपर में पूछी ही जाती है वो। ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।